Good morning children. I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ्य पुस्तक कनक का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संज्ञा। आप अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 74 ओपन करेंगे। संज्ञा के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही है। संज्ञा क्या है? हमारे चारों ओर हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। पेड़ पौधे, मैदान, इंसान, जानवर, फूल, फल, सब्जियाँ, ये सब हमें दिखाई देते हैं और इनका कोई ना कोई नाम है। नाम इनकी पहचान है और वो ही संज्ञा है। तो हम शुरू करते हैं संज्ञा। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिखाई दे रहा है। कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, जैसे देश, आज़ादी, वर्षगांठ, साल, प्रधानमंत्री, लाल किले, झंडा, राष्ट्र, परंपरा, भारत, प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, मंत्री, संसद सदस्य, स्कूलों, बच्चे, सुरक्षा, व्यवस्था, सैनिक, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। देश, देश एक स्थान का नाम है और यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आज़ादी भाववाचक संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय, यह जातिवाचक संज्ञा है। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सैनिक जातिवाचक संज्ञा है। सुरक्षा, व्यवस्था, ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। स्कूलों स्थान का नाम है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा पदों के 2 लक्षण माने जाते हैं। वह हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक वो होते हैं जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं। उनके उदाहरण हैं जैसे आदमी, बालक, गाय, चिड़िया, चूहा। यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अप्राणीवाचक जो बोल नहीं सकते, खाते नहीं हैं, जो बेजान हैं, जो चल नहीं सकते, वो सभी अप्राणीवाचक के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं पुस्तक, गिलास, घड़ी, बस, पहाड़ आदि। ये सभी वस्तुएं बेजान हैं। जिन संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे पेड़, कमरा, घर, बर्तन आदि। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जिनकी गिनती नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अगणनीय, जैसे पानी, हवा, सुंदरता, व्यवस्था, प्रकाश। इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो हमने अभी पढ़ा गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा जिनको गिन सकते हैं, अगणनीय संख्या जिनको नहीं गिना जा सकता। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हम जानते ही हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विराट कोहली क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। आप जो हमारी भारत की क्रिकेट टीम है उसमें विराट कोहली क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो क्या हैं वो? व्यक्ति विशेष हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हमारा देश भारत महान है। भारत एक ही है और वो देश है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है जानते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थान भी आता है, वस्तु भी आती है और व्यक्ति भी आते हैं।
पहले हम अध्ययन करेंगे व्यक्ति। महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, अन्ना हजारे आदि। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका हैं। स्थान भारत, जापान, लद्दाख, उज्जैन आदि यह स्थान के नाम हैं। भारत देश है, जापान देश है, लद्दाख एक जगह है, उज्जैन एक शहर है। पर हम इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ महाकाल का मंदिर है, इसलिए उज्जैन स्थान और व्यक्तिवाचक में आएगा। वस्तु रामचरितमानस, कोलगेट टूथपेस्ट, पैराशूट नारियल तेल, पार्कर पेन आदि। ये सभी हैं तो वस्तुएं, लेकिन विशेष नाम से प्रसिद्ध हैं। रामचरितमानस एक पुस्तक है, हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। कोलगेट टूथपेस्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलगेट नाम से प्रसिद्ध है, यह इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है जानते हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बंदर लाल मुँह के भी होते हैं, काले मुँह के भी होते हैं, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। पेड़ भी बहुत सारे होते हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। अध्यापक भी होते हैं, हिंदी के अध्यापक, अंग्रेजी के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक। कक्षा भी जातिवाचक है। कक्षा 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, तो ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपने इन उदाहरण से समझा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जैसे प्राणी, पुरुष जातिवाचक संज्ञा है। बालिका जातिवाचक संज्ञा है। बालिका में बहुत सारे बालिकाओं के नाम होंगे तो वो व्यक्ति में चला जाएगा, और जब बालिका शब्द होगा तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह से महिला भी। स्थान, शहर बहुत सारे हैं। कोटा शहर, मुंबई शहर। नदी भी बहुत सारी हैं, गंगा है, यमुना है। देश, जापान, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान आदि। वस्तु, खिलौनों में भी बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं, तरह तरह के खिलौने होते हैं। कपड़ा भी तरह तरह का होता है। दाल आदि, दालें भी आप जानते हैं, घर में खाते हैं ना, लाल दाल, पीली दाल, काली दाल, हाँ, तो दालें भी तरह तरह की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या आते हैं जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण हैं चीनी, लोहा, पानी, तेल, मिट्टी, चांदी, सोना आदि सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के बहुत से व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में समूह होता है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। सभा में भी सभी का समूह होता है। झुंड में भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम नोटों की गड्डी भी ले सकते हैं, वहाँ पर नोटों का समूह है, तो वो भी किस में आएगा? समूहवाचक के अंतर्गत। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाव क्या है? भाव को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। आज विद्यालय में तैराकी प्रतियोगिता है, तो हम इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
इसकी परिभाषा है किसी गुण, दशा, भाव या विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा, मूल रूप से जो भाववाचक हैं वो शब्द ये हैं सुख, दुख, क्षमा, सत्य आदि। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया होती है, सर्वनाम होते हैं, संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं, उनके पीछे हम प्रत्यय लगाकर उनके भाववाचक संज्ञा उनसे बना सकते हैं। जैसे मीठा से बना मिठास, निर्धन से बना निर्धनता, अपना से बना अपनापन, गंभीर से गंभीरता, आलस से आलस्य। इसी तरह से हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ पर हम जब यह उदाहरण को पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो समझते हैं। भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया है। सीता सावित्री जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में पतिव्रता स्त्री हुई हैं, जो जैसे सीता और सावित्री। तो घर घर में सीता सावित्री, यहाँ घर घर की हर महिला, हर स्त्री के बारे में बताया है। तो अगर सीता और सावित्री का नाम ही लिया होता तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता, लेकिन उनके गुण की तरह घर घर में इस तरह की स्त्रियां हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हमारे देश में आज भी श्रवण कुमार विद्यमान है। श्रवण कुमार का नाम लेते ही आपको याद आ जाता है कि वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो अगर श्रवण कुमार की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसके गुण की तरह अगर हम किसी के लिए बोलते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पंडित जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पर पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं, हम उनको पंडित जी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका ये नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब उनके नारे की बात होती है तो हमारे मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ध्यान आता है, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ नेताजी शब्द की बात करेंगे तो नेताजी तो बहुत सारे होते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनती हैं? आपने प्रत्यय उपसर्ग पढ़े ही हैं, प्रत्यय में और उपसर्ग में, कि हम किसी भी संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं। यह जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बने। जैसे घर, घर से बना घरेलू, दोस्त से दोस्ती, इंसान से इंसानियत, मित्र से मित्रता। सर्वनाम शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द। आपने सर्वनाम भी पढ़े हैं, मैं, हम, तुम, हमारा, आपका, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं और इनसे भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनी? जैसे निज, निज का बना निजता, निजत्व। पराया, परायापन। स्व, स्वत्व। आप से आपा।
विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द। विशेषण भी आपने पढ़ा ही है, किसी भी वस्तु स्थान की विशेषता बताने वाले कौन होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द दिए हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनी जानते हैं। मीठा, मिठास। उपयोगी, उपयोगिता। तैराक, तैराकी। हरा, हरियाली। क्रिया शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द। आप क्रिया जानते हैं, क्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने का जो बोध कराता है वो क्रिया कहलाता है। यहाँ पर क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं। जैसे धोना, धोना क्रिया है, बना भाववाचक संज्ञा धुलाई। पूजना, पूजा। मांगना, मांग। खाना पीना, खान पान। अव्यय शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द। अव्यय शब्द आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर अव्यय शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, सर्वनाम, संज्ञा के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होते, हम उन्हीं शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। इससे बनी भाववाचक संज्ञाएं। ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, दूर से दूरी, मना से मनाही। आपने संज्ञा के बारे में, उनके 3 भेद के बारे में समझा। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यह एक गद्यांश दिया गया है, इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है और कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। रात को तुलसी, तुलसी एक नाम आ गया, तो नाम किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेटी तो वह पुरानी बात याद आ गई, पुरानी यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। रामू ने जन्म के समय उन्होंने कर्ज लेकर मिठाई बांटी थी। रामू एक व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और सुभागी, सुभागी एक लड़की का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पैदा हुई और घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने 1 कौड़ी तक खर्च न की, तो यहाँ पर घर, घर किस में आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। रत्न क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आप इसी तरह से इस गद्यांश के अंतर्गत और संज्ञा शब्द ढूंढकर आप यहाँ पर लिखें, प्रयास करें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीचे दिए गए शब्दों में आई, आवट और आव प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। अब हमें प्रत्यय जोड़ने हैं, कौन कौन से? आई, आवट और आव। हमारा पहला शब्द है काटना, काटना से बनेगा कटाई, तो हमने प्रत्यय कौन सा लगाया? आई। बोना, बोना शब्द है, हमें इन 3 प्रत्यय में से एक प्रत्यय लगाना है, तो बोना से बुआई, तो इसका शब्द क्या बनेगा? बुआई। आप इसी तरह से अन्य शब्द को प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने का प्रयास करें। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्द किन शब्दों से बने हैं? अब हमें यह भाववाचक संज्ञा है, हमें मूल शब्द निकालना है। जैसे गौरव, गौरव से का मूल शब्द है गुरु। गंभीरता, ता प्रत्यय है, तो इसका मूल शब्द क्या हुआ? गंभीर। आप अन्य शब्दों को खुद करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा पदों से कीजिए। जैसे पहला है, उसके घर की देखते ही बनती है सुंदरता। हिमालय की अन्य सभी पर्वतों से अधिक है ऊंचाई। कोष्टक में दिए गए
शब्दों से संज्ञा शब्द बनाकर रिक्त स्थान में लिखिए। यह हड़प्पा की से निकली मूर्ति है। तो खोदना, तो यहाँ पर आ जाएगा खुदाई, क्योंकि कोई भी चीज़ खुदाई पर ही मिलती है। छोटे बच्चे की देखकर सभी चकित हो गए। क्या? ईमानदार। ईमानदार से क्या बनेगा? ईमानदारी देखकर सभी चकित हो गए। आप अन्य प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करें। प्रश्न 7 है, दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जो हमारे वाक्य हैं, हमने उसमें से भाववाचक संज्ञा को पहचानना है और उसे रेखांकित करना है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। तो यहाँ पर दोस्ती भाववाचक संज्ञा है, दोस्त से बना दोस्ती। अपराध करने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो यहाँ पर अपराध क्या है? भाववाचक संज्ञा। अन्य प्रश्नों को आप स्वयं करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप अपनी डाउट क्लास में ज़रूर अपनी अध्यापिका से पूछें। आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।